तो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग जो है करेंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ कंटेंट देखेंगे और वो कैसे मेंस में यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, तो जेपीएससी मेंस के लिए कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि करेंट अफेयर्स को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए या फिर करेंट अफेयर्स को किस तरह से पढ़ा जाए ताकि मेंस में उससे संबंधित क्वेश्चन आने पर उसको अटेम्प्ट किया जा सके। तो आज से हम लोग एक नया डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करेंट अफेयर्स में जो भी मुद्दा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे ताकि मेंस में उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इशू, उससे संबंधित क्वेश्चंस देख लेंगे कि किस तरह से फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, और आपके सिलेबस के किस हिस्से में वो करेंट अफेयर्स आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए अपना इस सीरीज़ का पहला वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना भी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है जेपीएससी मेंस पेपर 6 का जो ग्रुप डी है ना, ग्रुप डी जो है उसमें आपको ये यूज़फुल रहेगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस वाला जो पोर्शन है, हालांकि ये एग्रीकल्चर और इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है उसमें भी आपको पूछा जा सकता है। वहाँ पर आपका आंसर, इनफैक्ट वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डिफरेंट रहेगा, तो उसका आंसर भी डिफरेंट होगा। उसको भी हम लोग किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। बट आज का हमारा इस जो एजेंडा है वो ये कि इसको हम इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से समझने का कोशिश करेंगे। ओके, तो ये है, और ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, है ना, वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन ये मेमोरेंडम साइन किया गया। ओके, और इसमें जो है केन बेतवा जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाने पे सहमति बना है। ठीक है, केन बेतवा जो कि यमुना का ट्रिब्यूटरीज है ना, दोनों को लिंक करने का प्रोग्राम है, और ये जो है वर्ल्ड वाटर डे के दिन इस पर सहमति बना है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसी को हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और ये आपका जो पेपर 6 का, ठीक है, ग्रुप डी इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें आपको देखिए पोल्यूशन जो है ना, वाटर पोल्यूशन, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, इन सब से संबंधित है ये। उसके बाद इन्वायरमेंटल इशूज़, ठीक है, इन सब हेडिंग में आप इसको पढ़ सकते हैं अपना मेंस का पोर्शन रेडी करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा भी जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये सब जो है पोल्यूशन, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, है ना, इन्वायरमेंटल इशूज़, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इन सब हेड्स में आपको पूछा जा सकता है इससे संबंधित कोई क्वेश्चन, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए 32 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है और 500 से 600 वर्ड से कम में लिखना होता है, नॉट एक्सीडिंग 5 to 600 वर्ड्स, ऐसा लिखा होता है। ओके, तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जा सकता है। इसको आप एज प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ सकते हैं। इसका आंसर तो प्रॉपर वे में नहीं देख रहे हैं हम लोग, लेकिन ये टॉपिक देख लेंगे तो आप लोग आंसर आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, तो राइट ए नोट ऑन नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, वाई इन्वायरमेंटलिस्ट आर कंसर्न्ड अबाउट द प्रोजेक्ट, है ना। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पर एक नोट लिखना है छोटा सा आपको, और इसको बताना है कि पर्यावरणविद जो है इस परियोजना को लेकर चिंतित क्यों है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट मे इम्पैक्ट द इकोलॉजी अराउंड द कंट्री, डिस्कस। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट देश भर की पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकता है, चर्चा करें। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो है फ्रेम किया जा सकता है आपका इन्वायरमेंट सेक्शन में पेपर 6 के। तो अब हम लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, इसका एम क्या है, मिशन है टू इंश्योर ग्रेटर इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बाय इन्हेंसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन ड्रॉट प्रोन एंड रेन फेड एरिया। ओके, यानी कि आपको पता है कि देश में अलग अलग एरियाज़ में जो है वाटर का अवेलेबिलिटी अलग अलग है। ओके, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिस एरिया में जैसा वाटर का अवेलेबिलिटी है वहाँ पर उस तरह का क्रॉप लोग उगाने लगे। ठीक है, वहाँ पर उस तरह का क्रॉप्स कल्टीवेट किया जाता है, और जहाँ ज़्यादा पानी है तो वहाँ पर ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है, जहाँ नहीं है वहाँ पर थोड़ा ड्राई लैंड फार्मिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चल रहा है। लेकिन अब क्या है कि ऐसा इन्विज़न किया गया है कि जो ड्राई एरिया है वहाँ तक भी पानी पहुँचाया जाए जो कि कंपैरेटिवली वेट एरियाज़ हैं। ठीक है, तो वेट जो एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है जिन एरियाज़ में, उससे पानी पहुँचाना है ड्राई एरियाज़ में। तो यही जो है इसका मुख्य एम है। ठीक है, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का।
अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, ठीक है, इसके लिए जो प्लान बनाया गया था उसको पहले एनपीपी कहा जाता था, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ ऑलरेडी आइडेंटिफाइड 14 लिंक्स अंडर हिमालयन रिवर्स कंपोनेंट एंड 16 लिंक्स अंडर पेनिनसुलर रिवर्स कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका 2 कंपोनेंट है, एक तीसरा कंपोनेंट भी है वो इंटर स्टेट के लिए, बट मेनली जो है 2 कंपोनेंट है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोग्राम में, एक हिमालयन रिवर कंपोनेंट और एक पेनिनसुलर रिवर कंपोनेंट। हिमालयन रिवर कंपोनेंट में 14 नदी को या फिर स्ट्रीम को सेलेक्ट किया गया है कनेक्ट करने के लिए, और पेनिनसुलर रिवर कंपोनेंट में 16 नदियों को सेलेक्ट किया गया है आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये था नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोग्राम। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, जो कि आपको इन केस अगर शॉर्ट नोट टाइप का पूछा जाता है या फिर कहीं भी अगर व्हाट इज NRLP करके पूछा जाता है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं ये इंट्रोडक्शन को, ठीक है। तो आइडिया ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सर आर्थर कॉटन इन 1858, ठीक है ना। तो 1858 में, ये ईयर को लेकर के ज़्यादा रिजिड मत होइएगा, ठीक है ना, इसको आप 1850s लिख दीजिएगा अगर आपको याद नहीं रहेगा तो, ओके। क्योंकि आइडिया जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जनरली डेवलप होता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक क्रॉप अप कर गया, ठीक है ना। बट 1858 कई जगह दिया हुआ है, ऐसे अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो जनरली 1850s लिख दीजिएगा सीधा, ओके। तो ये जो है सर आर्थर कॉटन के द्वारा सबसे पहली बार ऐसा आइडिया प्रपोज किया गया था, ओके। इंडिपेंडेंट इंडिया में KL राव जो उस समय इरिगेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको जो है रिवाइव किया, ठीक है, इस आइडिया के ऊपर काम करने पे बल दिया था, ओके। और ये जो प्रोग्राम है इसको नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है इसको मैनेज करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है, आपको मे बी ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको, क्योंकि मेंस में ऑब्जेक्टिव भी आता है JPSC में, ओके। तो यहीं पर ऑब्जेक्टिव का बात निकला है तो एक मिहिर शाह कमेटी का नाम याद रखेंगे, ठीक है। एक हाई लेवल पैनल था वाटर गवर्नेंस के ऊपर, ये पैनल जो है सेटअप किया गया था, ठीक है ना, वाटर गवर्नेंस, है ना। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना, मिहिर शाह कमेटी। और ये जो है इसको रेकमेंड करना था कि जैसे हमारा जो सेंट्रल वाटर कमीशन है ना, CWC है, ओके। इसके अलावा हमारा जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, इन सबको कैसे गवर्नेंस बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये कमेटी गठित किया गया था, ठीक। उसके बाद NRLP का कंपोनेंट्स के बारे में बात किया गया है, तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, हिमालयन कंपोनेंट है, सदर्न पेनिनसुलर कंपोनेंट है एक, ओके। एक जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जाता है तो वहाँ पर एक उसको भी कंपोनेंट काउंट किया जाता है, ओके। और ये कुछ डेटा है, अगर NRLP के बारे में पूछा जाता है तो ये डेटा आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ये डेटा आपको काम आएगा आपके इंट्रोडक्शन में, आपका बॉडी में, आंसर का बॉडी में, ठीक है। तो इसलिए इस डेटा को याद रखेंगे। 30 रिवर लिंक्स ऊपर ही हम लोग डिस्कस किए। उसके अलावा 3000 स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, यानी कि डैम्स वगैरह, छोटा से बड़ा डैम्स, बराज, है ना, इस टाइप का। कैनाल नेटवर्क जिसका लेंथ लगभग 15,000 किलोमीटर होगा, ओके। लगभग 34 गीगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगा। तकरीबन 87 मिलियन एकड़ लैंड जो है, भूमि को इरिगेट करने का प्रोग्राम रखा गया है इस NRLP के अंतर्गत, ओके। और लगभग टोटल वाटर का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे जगह कितना होगा, लगभग 174 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर पर ईयर। तो ये कुछ डेटा है जो NRLP के विषय में याद रखेंगे। उसके अलावा अभी तक 3 का आपका फिजिबिलिटी स्टडी हो गया है, ठीक है। और अथॉरिटीज़ जो है एग्जामिन कर रहे हैं इस पे काम करने के बारे में, जिसमें से कि केन बेतवा पे तो न्यूज़ अभी आप देख ही लिए स्लाइड के स्टार्ट में ही कि इस पर जो है काम अब शुरू होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा दमनगंगा, पिंजल, परतापी, नर्मदा, मानस, संकोच, तीस्ता, गंगा, ये वाला एक कंपोनेंट है। महानदी, गोदावरी, है ना, गोदावरी, कावेरी, ये सब जो है अंडर अभी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इन सब रिवर्स का नाम याद रखेंगे, खासकर ये जो 6 प्रोजेक्ट है इसका नाम विशेष करके याद रखेंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग इसका कंसर्न के बारे में जानेंगे, जो कि आज का हमारा मेन मुद्दा है कि ये जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है इससे इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या क्या है, ओके। क्योंकि आज हम लोग इन्वायरमेंटल का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो वही आज उसी पर हम लोग फोकस करेंगे। हालांकि कॉजेज़ ऑफ कंसर्न बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन वो सब अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। वो अगर दूसरे हेड में हम लोग देखते हैं जैसे एग्रीकल्चर और इकोनॉमी में, तो फिर उसको वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। आज हम लोग इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव बस देखेंगे। तो सबसे पहला जो कंसर्न है वो है लैंड सबमर्जेंस का,
ये नॉर्मल कॉमन सेंस का बात है, ठीक है। कहीं से भी अगर नदी का फ्लो हो रहा है और आप वहाँ पर डैम बना देते हैं तो पीछे जो है पानी अकुमुलेट हो जाता है, ठीक है। जब पानी जमा हो जाता है पीछे तो वहाँ पर सबमर्जेंस होता है, वहाँ पर जो ज़मीन है वो वहाँ पर डूब जाता है ज़मीन, ठीक है। वो ज़मीन हो सकता है खेती वाला हो रहा होगा, हो सकता है वो फर्टाइल लैंड रहा होगा जहाँ बड़ा अच्छा खेती होता होगा, हो सकता है वहाँ जंगल रहा हो सकता है वहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया रहा होगा। तो ये सब जो है सबमर्जेंस का प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। सबमर्जेंस की वजह से गांव का गांव डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। फिर रिहैबिलिटेशन का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब पॉलिटिकल इशूज़ है, ये सब अभी उतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। सोशल और पॉलिटिकल इशूज़ को अभी रहने देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग मेनली इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ ही देखेंगे। तो लैंड सबमर्जेंस होने की वजह से देखिए, सिर्फ केन बेतवा का अगर बात किया जाए एग्जाम्पल, जब भी आप कोई हेडिंग लिखते हैं, ठीक है ना, और अगर संभव है तो उसमें एग्जाम्पल देने का कोशिश करेंगे। तो अभी तो एक ही प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है NRLP के तहत, तो केन बेतवा से संबंधित आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो एक एस्टिमेट के अनुसार लगभग 11,500 हेक्टेयर लैंड जो है वो सबमर्ज हो जाएगा, ठीक है, आपका केन बेतवा प्रोजेक्ट में। और उसके अलावा भी आप समझ रहे होंगे कि ज़मीन का काफ़ी लॉस होता है ना। कैनाल का पूरा नेटवर्क बनाया जाता है, तो कैनाल बनाने के लिए भी ज़मीन चाहिए, डैम बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, ठीक है। अलग अलग बहुत तरह का हाइड्रोलॉजिकल वर्क होता है ना। पानी से संबंधित काम करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से और भी ज़मीन चाहिए होता है। तो काफ़ी सारा लैंड का जो है लॉस होता है, ओके। और ये जो आपका लैंड सबमर्जेंस है, आप देखिए कि लगभग 5,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड भी यहाँ पर सबमर्ज हो रहा है। और ये जो है पन्ना टाइगर रिजर्व का एरिया में भी आता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कितना सारा इकोलॉजिकल कंसर्न हो सकता है सिर्फ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से, ठीक है। और जब सारा का सारा 30 प्रोजेक्ट अगर एग्जीक्यूट होगा तब क्या कुछ होगा उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस बहुत तरह से होता है। जैसे अभी जस्ट हम लोग पिछले स्लाइड में देखे कि पन्ना टाइगर रिजर्व को अफेक्ट करेगा आपका ये केन बेतवा प्रोजेक्ट, ओके। और भी कई सारा प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि कोई नदी है, कोई स्ट्रीम है, आप उस पर डैम बना देते हो, ठीक है ना, उससे कैनाल निकाल देते हो, तो क्या होता है वाटर का फ्लो इधर फिर वैसा नहीं रह जाता है जैसा कि डैम बनने से पहले था, है ना। तो उस वाटर फ्लो पर जो इकोलॉजी निर्भर था, है ना, जो इकोलॉजिकल फंक्शन वहाँ चल रहा था, ठीक है, कैसा पशु कैसा पौधा उस एरिया में हो रहा था, वो सब अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, ओके। तो वही कहा है कि सच प्रोजेक्ट्स विल अल्टर द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स अफेक्टिंग द इकोसिस्टम्स दैट द सपोर्ट एंड द डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है एक बहुत बड़ा इशू है किसी भी तरह का हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट में, ठीक है। इनफैक्ट किसी भी प्रकार का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है, ठीक है। लेकिन जब NRLP का बात करेंगे, NRLP का, तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी लॉस में मेनली बताएंगे ये आपका फ्लोरा एंड फौना का जो नुकसान होता है उस विषय में, ठीक है। और उसके अलावा जो एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह हैं वो सब हम लोग आगे के पॉइंट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस इन डेल्टा। आपको पता है कि जो हिमालयन रिवर है इन पार्टिकुलर, ठीक है, वो जो है बहुत फर्टाइल डेल्टा फॉर्म करते हैं, जहाँ पर वो समंदर से मिलते हैं, नदी जहाँ पर समंदर से मिल रहा होता है फाइनली, वहाँ पर डेल्टा फॉर्म करता है। डेल्टा काफ़ी फर्टाइल जगह होता है, ठीक है ना। डेल्टा का अपना एक अलग ही तरह का इकोसिस्टम होता है, ठीक है। उसमें जो फर्टिलिटी जो होता है डेल्टा का, वो आता है सेडिमेंट्स से, जो ये नदी अपने साथ बहाकर लाता है, ठीक है, पहाड़ों पर से, ओके। तो एक बार जब आप डैम बना दे रहे हो तो सिर्फ पानी का फ्लो ही नहीं कम हो रहा है, बल्कि वो जो सेडिमेंट्स, वो जो फाइन और फर्टाइल पार्टिकल्स नदी में बहते हुए आ रहा था और डेल्टा में डिपॉजिट हो रहा था, वो भी डिपॉजिट होना बंद हो जाएगा। तो ये डेल्टा का इकोसिस्टम भी काफ़ी प्रभावित होगा। और आपको पता है डेल्टा मैसिव डेल्टा फॉर्म करता है, जो हिमालयन रिवर्स होता है, ठीक है, वो मैसिव बड़ा बड़ा डेल्टा फॉर्म करता है और उस पर काफ़ी सारा पॉपुलेशन डिपेंडेंट होता है वहाँ, ठीक है। तो वो सब जो है अफेक्ट हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। It will reduce inflow of northern rivers and significantly reduce the sediments deposited by them in the deltas, ठीक है। Fertile deltas will be under threat with coastal erosion expected to threaten the land and livelihoods of local economies that supports millions of people, है ना। उस पर लाखों करोड़ों लोग जो है निर्भर करते हैं उन एरियाज़ पे। और जब ऐसा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट अंडरटेक किया जाएगा देश में ढेर सारी नदियों पर, तो जो है काफ़ी हद तक मतलब विजिबल इम्पैक्ट होगा डेल्टा का इकोनॉमी पे, डेल्टा का लाइफ पे, वहाँ का लोगों का ज़िंदगी पे, ठीक है। एग्जांपल में आप गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा प्रोजेक्टेड एग्रेडेशन, ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ सिल्ट डिपॉजिटेड बाय रिवर्स इन इट्स डेल्टा, यानी कि जो सिल्ट
डिपॉजिट किया जाता है डेल्टा में सिल्ट, वही जो फाइन पार्टिकल्स का बात कर रहे थे, वो लगभग 30% कम हो जाएगा इन सब प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूट होने के बाद। ओके, और इससे जो है काफ़ी सारा जो लॉस है, दिस विल एग्रावेट लॉस ऑफ लैंड इन डेल्टा वेयर सी लेवल राइज इज एस्टिमेटेड टू बी 5.6 मिलीमीटर ऑन एवरेज एनुअली। ठीक है, तो एक तरफ तो आपका सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये ज़मीन है, ये आपका सी लेवल है, ठीक है, तो एक तो सी लेवल राइज हो रहा है, और अब ये जो आपका फाइन पार्टिकल्स है, सेडिमेंट्स है, वो नहीं पहुंच रहा है डेल्टा में, तो डेल्टा का लेवल अब कम नीचे जाएगा। तो इनफैक्ट ये काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन हो सकता है कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट के अनुसार, कि पानी ऊपर आ रहा है और आपका ज़मीन नीचे जा रहा है। तो इनफैक्ट पानी काफ़ी तेज़ी से आपका जो है जिस ज़मीन पर अभी एक बहुत ही हरा भरा इकॉनमी है, एग्रीकल्चर है, लाइफ है लोगों का, वो बिल्कुल सबमर्ज हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, इन सब इशूज़ की वजह से। आपको ही पता है फरक्का बराज में भी सिल्ट वगैरह का काफ़ी प्रॉब्लम होता है, इतना बड़ा वो बराज है। तो ये जो है सिल्ट वाला प्रॉब्लम जो है काफ़ी बड़ा है, वो कहीं पर भी होता है, किसी भी डैम पर होता है। ठीक है, उसके अलावा फिर सॉइल सैलिनाइजेशन का मुद्दा आप लिख सकते हैं, है ना। आपको पता है जैसे ये सब ऑलरेडी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था इंडिया में, ठीक है, जिसका कंपोनेंट्स अभी भी चल रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से पंजाब राजस्थान जैसा एरिया में ओवर इरिगेशन हुआ, ठीक है ना। जब नहीं था तो बिल्कुल नहीं था, जब इरिगेशन मिला तो काफ़ी मिला, काफ़ी पानी मिला लोगों को, तो जो है ओवर इरिगेशन लोग कर रहे थे, अति जिसको सिंचाई कह सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, साइंटिफिकली इसको समझना चाहते हैं टेक्निकली, तो उसमें आपको ये जानना चाहिए कि कहीं पर भी अगर वाटर लॉगिंग होता है, ठीक है, वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होता है, सॉइल का जो पानी है, जैसे कि मान लीजिए आप इस एरिया में पानी जो डाल रहे हैं, ठीक है, और इस एरिया से पानी जो आप निकाल रहे हैं, ठीक है, डालने वाला पानी अगर ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग होगा, और वाटर लॉगिंग होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो मिनरल्स है, ठीक है, मिनरल्स जो अंदर अभी सॉइल में था, वो मिनरल्स धीरे धीरे सरफेस पर आने लगता है। ओके, वो होता है एक प्रोसेस, वो सब उतना समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंस में वो सब चीज़ काम आएगा। यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि वाटर लॉगिंग होता है, और वाटर लॉगिंग की वजह से आपका सॉइल सैलिनाइजेशन होता है, ठीक है, नमकीन हो जाता है, जिसको कह सकते हैं आप सॉइल जो है। तो इस तरह से ये भी एक इन्वायरमेंटल इशू है। ओके, इनफैक्ट राजस्थान वगैरह में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है जो कैनाल वगैरह सिस्टम काफ़ी एक्सटेंसिव उधर बनाया गया था, बड़ा बड़ा कैनाल सिंचाई के लिए, तो अब वहाँ पर ये सब समस्या आ रहा है। अब नहीं, इनफैक्ट 1-2 दशक से आ रहा है वहाँ पर ये सब समस्या। ठीक है, लैंड जो है वहाँ पर खेती योग्य नहीं रहा है, और वहाँ का फर्टिलिटी लूज़ कर दिया है, और पूरा जो है सॉइल सैलिनाइज हो गया है। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग happens when the amount of water added through deep percolation and seepage from irrigation systems becomes more than water that is drained out of the region, either through lateral flow of tubules. Along with water logging comes the problem of salinity. Water brings underground salts to the surface. This affects crop growth and vegetation. ठीक है, तो उस एरिया का वेजिटेशन भी खराब होता है। तो अगेन एक इन्वायरमेंटल कंसर्न है। एक्वेटिक लाइफ ये जो है बिल्कुल भी इसमें नो ब्रेनर है। आपको ही पता है कैनाल डैम्स वगैरह बनने से जो भी वाटर एनिमल्स होते हैं उनका मूवमेंट रुक जाता है। ठीक है ना, जो डाउन स्ट्रीम एरिया होता है उधर के एनिमल उधर रह जाते हैं, और डैम के पीछे के एनिमल पीछे ही रह जाते हैं। हालांकि इनका मूवमेंट के लिए कई तरह का इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन वो सब जो है 100% कामयाब नहीं है। ओके, और ये जो है लॉस देखने को मिलता है। तो इसलिए ये भी एक इन्वायरमेंटल कंसर्न है। और किसी भी, आपको पता है कि फूड चेन होता है, फूड वेब होता है, ठीक है ना, कोई भी एक एनिमल अगर प्रभावित होता है किसी एरिया में, तो वो जो है उस एरिया के दूसरे एनिमल और प्लांट्स को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसीलिए एक्वेटिक लाइफ में भी परिवर्तन आ जाता है। ओके, डैम्स, कैनाल्स एटसेट्रा adversely affect the free movement of aquatic animals, leading to shrinking of their habitat and adverse impacts on their ecosystem. Okay, जैसे गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन जो है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना रिवर सिस्टम में, इनका पॉपुलेशन जो है डाउन स्ट्रीम में काफ़ी अब कम हो गया है। तो इसके लिए डैम्स एंड बराजेस को काफ़ी हद तक जिम्मेदार माना जाता है। ओके, तो एक्वेटिक लाइफ में भी इशूज़ आता है आपका ये सब। तो ये सब कुछ आपका प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप और ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे चांसेस ऑफ इंक्रीज्ड पोल्यूशन इन रिलेटिवली लेस पोल्यूटेड रिवर्स। ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे कि सारा नदी में इंडिया का एक जैसा पोल्यूशन लेवल नहीं है, है ना। तो जब आप पानी को एक नदी से दूसरे नदी में ट्रांसफ़र करेंगे
तो संभव है कि जिस नदी से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो ज़्यादा पोल्यूटेड था और उसका पोल्यूशन भी आप ना चाहते हुए भी दूसरे रिवर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। हालांकि इतना सिंपल नहीं होता है ये सब कि बिल्कुल आप नदी कैनाल बना दिया और उसका पानी वहाँ चला गया। बीच में काफ़ी कुछ वर्क्स होता है, सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स होता है, बट देन ये सब जो है कंसर्न है लोगों का कि अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं रखा गया तो अगेन आप एक के बजाय अब दोनों रिवर आप पोल्यूट कर देंगे। ठीक है, तो पोल्यूशन का भी यहाँ पर इशू है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ एजेंडा था आज का डिस्कशन का, और ये सब को आप अपना पॉइंट्स में यूज कर सकते हैं जब आपसे अगर पूछा जाता है कि NRLP का क्या इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग रेगुलर जो है अब टॉपिक्स देखा करेंगे जो कि करेंट अफेयर्स में रहा है और जिससे संबंधित आपको एक मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था आज का पहला वीडियो, स्टार्ट कर दिया मैंने। तो फिर मिलते हैं इसी तरह का एक और अगला वीडियो में इस सीरीज़ में। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और थैंक यू।